देखो बच्चा 50 में हमने ओनली फॉर्मूला बता के जनरेशन निकालना है तो सर यू आर नॉट ऑडिबल। तो आपकी वॉइस बहुत ब्रेक। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ऑडिबल नाउ। हेलो हेलो Yes, sir. मेरी क्लियर अब? Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वॉइस कट हो रही है क्या अभी भी? No, sir. एक सेकंड, मैं अपना आईपैड ज्वाइन कर रहा हूँ। बच्चों अब आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है? Yes, Yes. sir. देखो पिछले क्लास में हमने उसका था, इसके हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे थे। आवाज में कोई कट नहीं हो रहा है ना? सिंपल है ना? सब सुनाई दे रहा है ना इजीली? Yes, sir. Yes. हेलो अभी मैं ना मैंने अपने लोकेशन चेंज करी है तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप बता देना। ऑल्सो सॉल्यूट अपने टोटल मोल्स। Yes. Am I audible? Yes, sir. बेटर रिस्पॉन्स करते रहना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो वही मोल्स का रेशियो होता है टोटल मोल्स, दोनों को अगर देंगे तो वो 1 के बराबर आएगा।
फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको करके बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये याद रखना। Solution Sir, your voice is is breaking. 0.2. 1 second. आ रही है क्या आवाज? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। Yes. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नोट करो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in its aqueous solution is 0.2. Calculate the molality of H2SO4 solution. देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हमें क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और मोलेलिटी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्या क्या डेटा की हमें जरूरत है। ठीक है, मोलेलिटी से पहले ही पढ़ा था हमने, वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कैसे मिल सकता है? मोल फ्रैक्शन को देखो, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना? 0.2, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes. होगा ना। Yes, sir. अब मुझे ये फॉर्मूला भी पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। होता है कि नहीं? Yes. है ना। तो मतलब मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो लिख सकता हूँ 0.2 अपॉन 0.8, तो ये आ जाएगा 1/4 के। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आ जाएगा ना। अब देखो, Yes. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि होता है H2। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो वो क्या मानने वाले हैं? H2। तो वो कितना आ जाएगा? 4 आएगा ना। तो मैं वेट ऑफ H2 निकाल सकता हूँ क्या? वेट ऑफ H2, बोलो मोल से वेट निकाल सकते हैं। Yes. 4 इंटू मोलर मास, 4 इंटू मोलर मास, ये 18 कितना होता है? 4 इंटू 18 72 ग्राम। मतलब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुके हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है। इन्हीं की जरूरत थी,
राइट, यही नीड थी ना हमें। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो देखो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था 1, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना था 72, लेकिन ये ग्राम्स में, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन Into, 1000, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1000, तो 72 ये 9 टाइम्स कटेगा और ये 125 टाइम्स कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 125/9 आंसर। समझ आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर हमें Yes. मोल फ्रैक्शन दे देता है वो किसी का भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, तो हम इजीली मोलैलिटी काउंट कर सकते हैं। हुआ? Yes. 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसके हम धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water. Determine, पहला तो है परसेंट W/W और दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें यूरिया का क्या दे रखा है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा वो होता है NH2CONH2 NH2CONH2 और इसका जो मोलर मास होता है ना वो होता है 60। याद रखना है ये आपको, क्योंकि यूरिया एंड ग्लूकोज दो ऐसे कंपाउंड है जो बार बार क्वेश्चन में आने वाले हैं। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, यूरिया का मोलर मास होता है 60। ध्यान रह जाएगा, बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes. यूरिया जो है, यूरिया का परसेंट W/W निकालना है हमें। तो परसेंट W/W क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है ना। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 30, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना है, क्या 45 है, क्या 45 है क्या, No, sir. है ना। कितना है 45 + 30 मतलब 75 इनटू 100। 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 40%। क्लियर क्लियर। Yes, sir. sir. मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, 30/60 गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना आ गया ये, हाफ मोल्स आ गए, आया ना। मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल्स जरूरी है, तो ये कैसे निकालेंगे 45 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है, Yes. Yes. नोट किया यहाँ तक। Yes. तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं हम। कैसे, मोल्स ऑफ यूरिया जो थे 1/2 अपॉन टोटल मोल कितना होगा 1/2 + 5/2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 6/2, तो 6/2 से 2 से 2 कट गया, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकाल लेंगे, सिंपली 1 में से माइनस कर, तो ये आ जाएगा 5/, बोलो सिंपल है कि नहीं। Yes.
Yes, sir. चलो वन सेकेंड। सेकंड कैलकुलेट करना है परसेंट डब्ल्यू बाई वी एंड थर्ड कैलकुलेट करना है मोलरिटी। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चन कर दिया है मैंने। हमें मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है, परसेंट डब्ल्यू बाई वी भी एंड मोलरिटी भी। अभी तक वॉइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई ना मेरी? ठीक चल रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी, क्योंकि ये सबसे इजी लग रहा है हमें, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या है? क्या फॉर्मूला होता है? देखो इसमें ही लिखा हुआ है, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, परसेंट की जगह इनटू 100 कर देंगे। सिंपल है ना फॉर्मूला। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी कैसे निकालेंगे? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है, उसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा क्या? बोलो। Yes. Yes, sir. है ना, ये फॉर्मूला लिखा था हमने, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी का। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 28 है और डेंसिटी कितनी? 1.25। क्या मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ क्या 1.25 को? Yes. है ना। तो ये 4 से 7 टाइम्स कितना आंसर आ गया? 35%। आया? Yes. क्या मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था मोलरिटी का? मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था? डेंसिटी इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई, डेंसिटी को रहने देते हैं हम, डायरेक्ट एक और डब्ल्यू बाई वी वाला फॉर्मूला लिखते हैं, इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये था ना? था ना? एक Yes. डेंसिटी वाला भी था वहां पे, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों हम यूज कर सकते हैं इसमें। परसेंट डब्ल्यू बाई वी कितना फाइंड किया अभी हमने? 35 इंटू 10 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? KOH। KOH का मोलर मास कितना होगा? 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 56। क्लियर? तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 56। अप्रोक्स 6.3 मोलर आएगा यहाँ। क्लियर? बोलो। पूरा रिवीजन चल रहा है बेटा, ये Yes. सारी कंसंट्रेशन Yes, टर्म sir. हो गई है। मैं Yes. सभी को करवा के देखता हूँ। अब हम सिंपली क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? दूसरा, पहला क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। इसके लिए हमें मोल्स की जरूरत है ना, मोल्स की जरूरत। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब होता है, इसमें हमें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वो वेट या फिर मास तो नहीं दे रखा, वेट या फिर वॉल्यूम नहीं दे रखा ना। तो हम इसी से ग्राम वन सेकेंड।
देखो बच्चों, मैं वापस से बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालते हैं हम सिंपली। किससे निकाल लेंगे हम? तो परसेंट W/W से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? परसेंट W/W दे रखा है हमें 28%। इसका क्या मीनिंग है कि 28 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मीनिंग है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 28 ग्राम। होगा कि नहीं आस्था? Yes, sir. Yes, sir. वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 28 कितना हो गया? 72। Yes, sir. 72। तो मुझे बताओ मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे फिर? 72 डिवाइड बाई 18 होंगे ना। तो ये कितना हो गया? 4 मोल हो गया। क्या 28 ग्राम से मोल्स ऑफ KOH निकाल सकते हैं? बोलो, Yes, निकाल sir. सकते हैं ना। क्या Yes. आएगा? ये आ जाएगा 28/56 था ना इसका मोल, मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, 56। तो ये आ जाएगा 0.5 मोल होगा, Yes. है ना। Yes, sir. तो मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH कितना आ जाएगा? 0.5/4। तो ये आ जाएगा 0.1/8 लिख देता हूँ। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बता सकते हैं हम, 1 माइनस 1/8। तो ये हो जाएगा 7/8। सिंपल है। Yes, तो sir. बेटा हमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो दे सकता है, और अगर उसने डेंसिटी भी दी है तो हम किसी को भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप कैसे इंटर कन्वर्ट करना है? अभी मैं कुछ आपको स्पेशल फॉर्मूलेज भी लिखवाऊंगा, जिससे आप सिंपली अगर वो फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। Sir, एक doubt था. हाँ पूछो बेटा। Sir, over here, won't it be 0.5 divided by 4.5? देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ aqueous NaOH. Solution whose density is 1.34 gram per ml and mole fraction of NaOH is 0.4.
देखो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है और मोलरिटी पूछी है। पहले हम ये देख लेते हैं मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है ना। मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या है? 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 0.6। बोलो, होगा ना। मैं Yes. अगर इनका रेशियो लूं तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4/6 और ये आ जाएगा 2/3। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? मोल्स ऑफ NaOH और इसको मोल्स ऑफ H2O बोल सकता हूँ। Yes. बोलो, रेशियो वाला फॉर्मूला था ना, तो मैं डायरेक्टली इसकी हेल्प से इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मोल्स ऑफ H2O कितना है? मोल्स ऑफ H2O है हमारा 2 एंड मोल्स सॉरी मोल्स ऑफ NaOH है 2 एंड मोल्स ऑफ H2O है कितना? 3। लिख सकता हूँ? Yes, बोलो, sir. नोट किया यहाँ तक? Yes, sir. किया ना। अब देखो मोल्स ऑफ NaOH आ चुका है हमारे पास कितना? 2। तो मैं वेट ऑफ NaOH निकाल सकता हूँ 2 into, मुझे क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो उसके लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए मुझे दोनों का वेट कैलकुलेट करना चाहिए। तो वेट ऑफ NaOH क्या होगा? 2 into मोलर मास 80 ग्राम। होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. इसी तरह से मोल्स ऑफ H2O हमें पता है कितना है? 3। तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 3 into मोलर मास। होगा ना? होगा। Yes. Yes, sir. वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन 80 + 54 134 ग्राम। होगा। होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे देन? वेट अपॉन डेंसिटी, मतलब 134 अपॉन 1.34, राइट? 1.34 ही था ना। बोलो, Yes, sir. तो ये आ जाएगा हमारा 100 ml। 100 ml को मैं क्या 0.1 लीटर लिख सकता? क्लियर है? और आपकी वॉइस हो रही है. Yes, sir. नहीं आ रही है वॉइस? सर आ रही है. आ रही है. अभी बीच में बिल्कुल ही बंद हो गई थी क्या? Yes. दिख रहा है? Yes. सॉल्यूशन निकाल लिया तो मोलरिटी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था? 2 अपॉन 0.20 मोल है ना। सिंपल। Yes, sir. Yes. चलो अच्छा ना, स्पेशल नोट कर लो, जिसमें से 3 हमने ऑलरेडी कर लिए थे। कुछ और हैं जो हमें डायरेक्ट भी अगर हमें याद होते हैं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, किया है? नोट किया है क्वेश्चन सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, स्पेशल फॉर्मूला
पहला स्पेशल फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, परसेंट W/W एंड डेंसिटी। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो लिखा है हमने, 10 इंटू डी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद है ना ये तो? Yes. Yes. नोट करो। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी। लिखा था ये भी, क्या था मोलरिटी का फॉर्मूला? 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? Yes. तीसरा एंड लास्ट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन m मतलब मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होता है मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 2000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करना। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अगर हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है, क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो हम हर तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आई कैसे? जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 0.2, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा ना। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 90% केसेस में ये 18 होने वाला है, क्योंकि वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो क्या आ गई? मोलरिटी आ गई। मोलरिटी से क्या आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो, कर Yes. सकते हैं ना? Yes. मोलरिटी कैलकुलेट कर ली, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन के साथ अगर डेंसिटी गिवन है तो मोलरिटी कैलकुलेट कर ली, तो क्या आप परसेंट W/V एंड परसेंट W/W कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हैं ना? Yes. Sir. तो सिर्फ दो डेटा की जरूरत है, एक तो मोल फ्रैक्शन और एक डेंसिटी, या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसके साथ डेंसिटी दे दें, तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है ना? हेल्प करेंगे ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना, एक भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं किया, हमने जो डेफिनेशन याद कर रखी है उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन किए हुए। समझ रहे हो? अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तब भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि 10 मोलर H2SO4 का मतलब क्या है, उसका सिंपल सा मीनिंग है कि मोल्स ऑफ H2SO4 10 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है ना? तो ये जितनी भी डेफिनेशन थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये तीनों फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करने होंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, जो कंप्लीट हो गया। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और होती है नॉर्मेलिटी, जिसको हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। शायद हम
इसी चैप्टर में अभी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले, इसी में पढ़ लें या फिर वो 12th क्लास पढ़ाया जाएगा। मैं एक बार अपने मॉड्यूल देखकर आपको बताऊंगा। क्लियर? Yes, sir. क्लियर Yes. बच्चों? एक बार 2 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फिर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिवाइज करो। फॉर्मूलाज देखना है बेटा बस ओनली, और उनकी Hello. डेफिनेशंस पढ़नी है। हाँ बेटा। सर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हो ना? नहीं बेटा, तो बेटा हमारे रेजोनेंस मॉड्यूल से। ओके ओके क्या हुआ बेटा, बोलो। सर, नहीं वो अभी तक मेरे को मिला नहीं है ना, इसीलिए वही प्रॉब्लम हो रहा था। कर दो इरेज, करें आगे। Yes. यस सर। चलो नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर, तो नहीं बोलूंगा, मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया जाता है इसको भी, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा है ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर को आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। कभी नाम सुना है इस टॉपिक का? जो रेजोनेंस में उन्होंने तो सुना होगा, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। 10th क्लास में जो रेजोनेंस में था, श्रिंजल सुना है ऑक्सीडेशन नंबर? देखो बेटा, कोई एलिमेंट है जैसे मैग्नीज है, कौन है? मैग्नीज। जब तक ये कोई इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है ना गेन करता है, तब तक उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो 0 होगा। कितना होगा? 0। लेकिन मैग्नीज बना रहा है कोई कंपाउंड, जैसे इसने बना लिया KMnO4, तो वो कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितना अपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवा पाता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इस कंपाउंड में ना मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इस वजह से मैग्नीज पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो ये जो नंबर है ये क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। मैं वापस से समझाता हूँ। जब तक कोई एलिमेंट, अब एलिमेंटल फॉर्म में, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना गेन कर रहा है ना? अगर वो ना डोनेट कर रहा है ना गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। लेकिन वो किसी कंपाउंड में चेंज हो गया है, कोई कंपाउंड बना लिया उसने, किसी के साथ रिएक्ट कर गया है, कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, तो उस कंपाउंड में या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा या शेयर कर रहा होगा या फिर गेन कर रहा होगा। तो कितने डोनेट या फिर गेन करता है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे मैग्नीज का इस कंपाउंड में +7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो कि हम अभी फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे आया। ठीक है, समझे क्या बोला है मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में? Yes. चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड is defined as number of electron lost or gained by the element during its conversion from free state into any particular compound.
लिखा बच्चों? Yes, sir. आगे लिखना। It is given positive sign when electrons are lost and given negative sign when electrons are gained. देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीज पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था। इसका क्या मतलब है? मैग्नीज इस कंपाउंड में 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना? तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसमें -2 का चार्ज आ रहा है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्लियर है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से एक बार ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है ना, उसको देखो। जो मैंने समझाया वही लिखा है ना हमने, वो समझ आया कि नहीं आया आपको? करें आगे? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ देखना। इन केस ऑफ ionic compound, in case of ionic compound, it shows real charge, but in case of covalent compound, it shows hypothetical charge. नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है। बेटा मुझे ये बताओ, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे NaCl है, NaCl कैसे फॉर्म हुआ होगा? Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया होगा? Cl ने, और वो चेंज हो गया होगा Cl- में। फिर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट? ये तो समझते हो। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे CH4 है या फिर H2O है, H2O, है ना? अब मुझे पता है कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। समझते हो ना इतना तो, कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। तो इस पे मैंने ये नहीं बोला है कि रियल चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है? हाइपोथेटिकल चार्ज है। इसका क्या मीनिंग है? कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा है। ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करेगा? इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना? खींचेगा कि नहीं? तो ये दोनों हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे क्या चार्ज आ रहा है? -2।
जबकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन पे प्लस का 1 चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पे भी प्लस का 1 चार्ज आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर दिया है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। जो शेयरिंग हो रही थी, शेयरिंग में ऑक्सीजन ज्यादा हमारा पावरफुल पर्सन था, इस वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा देर तक रख रहा है, उस वजह से उस पर हाइपोथेटिकल चार्ज आ रहा है। मतलब हमने मन में सोचा है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है उसका। समझे आप ये वाला पैराग्राफ क्या है? जबकि Yes, आयनिक sir. कंपाउंड के केस में तो क्या होता है कि पूरा कटायन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देता है। फिर कटायन एंड एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। क्लियर? समझ गए? Yes. Yes. चलो, Yes. अब ये हम ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट करना सीखते हैं, कैसे काउंट करना है। इसके लिए हम कुछ रूल्स लिखेंगे, ठीक है? लिखो नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर determination of oxidation number। लिखा? Yes. Yes. चलो, पहला रूल है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट या फिर एटम फ्रीली घूम रहा है एलिमेंटल फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज 0। जैसे एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? जैसे सोडियम, ये सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम भी अकेला तो घूम नहीं पाएगा, लेकिन बहुत सारे सोडियम के एटम्स के साथ मिलके वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसमें ओनली सोडियम के ही एटम होंगे ना, है ना? जैसे सोडियम का एटम, सोडियम का जो सोडियम आपने देखा होगा ग्रेइश कलर का होता है ना, काफी ज्यादा उसको केरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम का अकेला एटम तो नहीं है, उसके मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम होंगे, है ना? तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? अगर सेम तरह के एलिमेंट, सेम तरह के एटम प्रेजेंट है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, और अलग अलग के तरह के एटम प्रेजेंट है तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में ना, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। कोई भी मेटल हो, मैग्नीज पे 0 0। H2 एलिमेंटल फॉर्म में है मॉलिक्यूल, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में दोनों हाइड्रोजन के एटम है, क्या होगा? 0। O2 0, P2 0, Cl2 0, Br2 0, हीलियम 0, नियॉन 0। तो वो जो भी स्पीसी जो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे मेटल एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, है ना? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये गैसेज हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के सेम तरह के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के एलिमेंटल फॉर्म में रह सकते हैं। उनकी हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है? 0। समझ आया? Yes. एक एक करके बेटा सारे Yes. सभी के रूल्स हमें याद रखने। पहला रूल है कि अगर कोई भी एटम अकेला है, आपको दिख रहा है एक ही टाइप का एटम है, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? 0। क्लियर भाविका? Yes, sir. चलो अब बी स्टार्ट करते हैं, इन कंबाइंड स्टेट। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में पहला रूल लिख रहे हैं हम फ्लोरीन के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा -1। फ्लोरीन के बारे में ज्यादा जानते हो क्या? हमने
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रखी है ना। हमें ये भी पता है कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। मैंने आपको याद करने का भी बोला था कुछ एलिमेंट्स का, याद है? याद है बच्चों? Yes, sir. Yes. है ना। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जब भी किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा ना, तो अगर इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो ये हमेशा ही सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है सामने वाले का? ओनली एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी आपने पढ़ी होगी 1 होती है। हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, याद है ना? Yes. बोलो। तो फ्लोरीन के केस में हम ये याद रखेंगे कि फ्लोरीन पे हमेशा क्या होने वाला है, कुछ भी हो जाए -1 ही चार्ज होगा या -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे ये CaF2 है, CaF2 कैसे बनेगा? ये कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो ये CaF2 में ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, दोनों पे क्या चार्ज है? -1। तो कैल्शियम पे क्या जाएगा? +2। क्लियर? तो फ्लोरीन के हर कंपाउंड में फ्लोरीन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है? -1। और भी एग्जांपल बता देता हूं मैं। Ca3PO4F, इस पे भी -1 होगा। और देखो एग्जांपल, Li3Na3AlF6 ट्वाइस, तो इस पे भी क्या होगा? -1। क्लियर बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. वीडियो ऑन रखो बच्चों, वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑफ मत किया करो बार बार। तुम्हारी क्लास में तो मैं फिर भी थोड़ा ज्यादा बोलता नहीं हूँ, दूसरी क्लास में मैं बिना कहे बाहर निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। लेक्चर देखना आप मेरे यूट्यूब पे, जो दूसरी क्लासेस है ना नीट जेई एडवांस की, उनमें देखना आप, मैं डायरेक्ट बाहर निकालता हूँ बच्चों को। चलो, पहला रूल समझ आ गया। पहला रूल था फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? -1। ध्यान रहेगा? बोलो, Yes, ध्यान sir. रहेगा ना। चलो, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रूल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 बिकॉज ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था क्या? बोलो। Yes, sir. सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, मतलब ये भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये किसी से जुड़ेगा तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? -2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 चार्ज आएगा ना। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इस पे क्या चार्ज आने वाला है? -2। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा -2 हो, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम अभी पढ़ने वाले। जैसे H2O के केस में बेचारे दोनों हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्या चार्ज आ जाएगा? -2। और बात करते हैं NaOH में भी एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, क्या चार्ज आया? -2। दोनों इलेक्ट्रॉन से ले लिए, क्या चार्ज आया? -2। बोलो, समझे? Yes. Yes, sir. तो Yes. 95% केसेस में ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है? -2। हमें ध्यान रखना है ये, ठीक है? नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. नोट किया ना ये? कर दो रे। Yes, sir. चलो, Yes, अब sir. एक्सेप्शंस पढ़ना है हमें। Yes. ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस जो कि इम्पोर्टेंट भी रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। पहला एक्सेप्शन है इन पेरोक्साइड आयन,
peroxide ion, oxidation number of oxygen is माइनस का 1। अब पेरोक्साइड आयन क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड आयन कभी भी आपको दिखे तो उस पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे, माइनस का 1। जैसे एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है H2O2। अब H2O2 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना तो ऐसा बनता है HOOH, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन इससे तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि सामने भी उतनी ही पावर वाला एलिमेंट बैठा हुआ है, ऑक्सीजन ही बैठा हुआ है। ये वाला ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से ले लेगा लेकिन दूसरे वाले से नहीं ले पाएगा। तो क्या चार्ज दिख रहा है आपको, माइनस का 1 दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे 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 कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो उनको बोलते हैं पेरोक्साइड आयन, और ये इसको इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज। क्लियर। और भी एग्जांपल है इसके, Na2O2, तीसरा एग्जांपल है SrO2 एंड चौथा एग्जांपल है BaO2। मैं अभी एक कोड बता दूंगा आपको कि कौन कौन से एटम्स पेरोक्साइड आयन बना सकते हैं, उसका कोड बता दूंगा तो आपको सारे एग्जांपल सारे एक्सेप्शन याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, इन सुपर ऑक्साइड आयन, इन सुपर ऑक्साइड आयन ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is minus half। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस हाफ। क्या होते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, देखना, KO2, RbO2, CSO2। देखो ये वाले कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या ये अल्कली मेटल्स है क्या, है ना अल्कली मेटल। अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते। जैसे सोडियम है, सोडियम भी अल्कली मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नियोन जैसा बन जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देगा, बनाएगा ना। मतलब इन पे तो क्या चार्ज आने वाला है, प्लस का, इस पे भी +1, इस पे भी +1। अब +1 इस पे है तो -1 इस पे होना चाहिए। -1 देखो दो ऑक्सीजन पे दिख रहा है आपको, तो एक ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, माइनस का हाफ। यहाँ पे भी -1 होना चाहिए दो ऑक्सीजन पे, तो एक पे क्या होगा, माइनस का हाफ। यहाँ पे भी माइनस का। बोलो होगा कि नहीं, Yes. होगा ना। Yes, sir. तो कौन कौन से एलिमेंट एटम है जो सुपर ऑक्साइड आयन बना सकते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सेकंड हमारा एक्सेप्शन था। पहला था पेरोक्साइड आयन जिसमें -1 होने वाला है, दूसरा है सुपर ऑक्साइड आयन जिसमें माइनस का हाफ होने वाला है। क्लियर। Yes, sir. यस नोट कर लिया था ना, नोट कर लिया था। Yes, sir. Yes, sir. यस थर्ड एक्सेप्शन देखो, इन कंपाउंड विद फ्लोरीन it shows positive oxidation number, for example O2F2 OF2। अब देखो O2F2 को देखना है हमें। अब मैंने बताया कि फ्लोरीन पे तो हमेशा -1 होगा क्योंकि वो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
है ना, जबकि ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड रैंक रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, इन दोनों में कौन जीतेगा, फ्लोरीन जीतेगा कि ऑक्सीजन जीतेगा? फ्लोरीन जीतेगा, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट रैंक थी उसकी, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन किससे लेके जा रहे हैं इनके कंपाउंड में, फ्लोरीन ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब उस पर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि फ्लोरीन पे तो हमेशा क्या आएगा, -1, है ना। यहाँ पे भी फ्लोरीन पे क्या आएगा, -1। अब देखो, दो फ्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आना चाहिए था, +2 दो ऑक्सीजन की वजह से आ रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, +1। समझे? यहाँ पे भी दो फ्लोरीन दो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है और एक अकेला ऑक्सीजन दे रहा है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. जब भी अगर ऑक्सीजन दो ही कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ, O2F2 एंड OF2, उन दोनों केस में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बताने वाला है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा बेटा, इनमें कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको ध्यान रखना है ओनली फ्लोरीन के केस में, जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. डी देखो बेटा, डी एंड लास्ट है इन ओजोनाइट्स। ओजोनाइट्स क्या होते हैं, जिनमें O-3 आयन हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/3। ठीक है, ओजोनाइड सिर्फ पोटेशियम बना पाता है, KO3। अब पोटेशियम पे +1 आ रहा है, क्योंकि पोटेशियम का तो +1 रहने ही वाला है, तो 3 ऑक्सीजन पे -1 होना चाहिए। 3 ऑक्सीजन पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, -1/3। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब नोट बना के लिखना, पेरोक्साइड आयन, peroxides and superoxides are stable only on S block elements। पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड जो कंपाउंड बनते हैं ना, ये ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। एस ब्लॉक में कौन आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ठीक है। Yes. Yes. चलो, अब मैं कुछ कोड्स लिखवा देता हूँ आपको याद करने के लिए, ये एक्सेप्शन के काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना। पहला मैं लिखा रहा हूँ ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड से लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca, ये बनाते हैं हमारे ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स मतलब सिंपल ऑक्साइड, Li2O, DeO, MgO, CaO। ठीक है, क्या कोड है, ली का बेटा मांगे का, ली का बेटा मांगे का। दूसरे हैं सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये हमारे पेरोक्साइड बना सकते हैं। इसका है नेहा बिपाशा, नेहा बिपाशा।
एक है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसका तो है करिश्मा, करिश्मा। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, याद कर लेना इनको, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इनमें से कौन सा सुपर ऑक्साइड बनता है या कौन सा सुपर ऑक्साइड स्टेबल है। तो स्टेबल सुपर ऑक्साइड सिर्फ इन तीनों के ही है। इनमें से कौन सा पेरोक्साइड बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, या कौन सा सुपर ऑक्साइड हमारा स्टेबल है। तो सोडियम, कौन सा पेरोक्साइड हमारा स्टेबल है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, इनके सुपर ऑक्साइड बन सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो बेरियम के नीचे क्या लिखा है? दीपा, बिपाशा हीरोइन है ना बेटा, नेहा बिपाशा, नेहा भी हीरोइन है, बिपाशा भी हीरोइन है, एक्ट्रेस। बी, हिंदी की मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है। अमन, यस सर। बेटा बिल्कुल अभी नए नए आए हो, अभी से ही वीडियो ऑफ करके बैठने लग गए हो, क्या चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हो ये बताओ। प्रीतेश, यस सर। एक तो क्लास में बार बार अंदर बाहर होते हो तुम। 1 सेकेंड।